भैया बहनों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम लोग क्लास 10th में सोशल साइंस में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड बुक का नाम है, इसमें पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर 1 पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग। ओवरव्यू, ओवरव्यू में पहले परिचय। परिचय में with this chapter we resume the tour of democracy that we started last year. We noted last year that in a democracy all power does not rest with any one organ of the government. An intelligent sharing of power among legislature, executive and judiciary is very important to the decision of a democracy. In this and the next two chapters, we carry this idea of power sharing forward. We start with two stories from Belgium and Sri Lanka. Both these stories are about how democracies handle demands for power sharing. The stories yield some general considerations about the need for power sharing in democracy. This allows us to discuss areas from power sharing that will be taken up in the following two chapters. परिचय में ओवरव्यू। परिचय में इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी। पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत जरूरी है। पहले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे। आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कहानियों के साथ शुरुआत करते हैं। ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती हैं। इन घटनाओं से यह समझने में कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की जरूरत क्यों होती है। इससे हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर
बातचीत कर सकेंगे, जिनकी चर्चा अगले 2 अध्यायों में की गई है। आप लोग इस पुस्तक को ध्यान से पढ़ेंगे तब आपको अधिक समझ में आएगा। अब जो 2 देश हैं आपके, बेल्जियम एंड श्रीलंका, बेल्जियम और श्रीलंका, बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में बताया गया इसमें। Belgium is a small country in Europe, smaller in area than the state of Haryana. It has border with France, the Netherlands, Germany and Luxembourg. It has a population of a little over 1 crore, about half the population of Haryana. The ethnic compositions of this small country is very complex. Of the country's total population, 59% lives in the Flemish region and speaks Dutch language. Another 40%, 40% people live in the Wallonia region and speak French. Remaining 1% of the Belgians speak German. In this capital city, Brussels, 80% people speak French, while 20% are Dutch speaking. बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती हैं। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बुनावट बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। शेष 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा। The minority French speaking community was
relatively rich and powerful. This was resented by the Dutch-speaking community who got the benefit of economic development and education much later. This led to tensions between the Dutch-speaking and French-speaking communities during the 1950s and 1960s. The tension between the two communities was more active in Brussels. Brussels presented a special problem. The Dutch-speaking people constituted a majority in the country, but a minority in the capital. अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल में दिखा। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमजोर और अल्पमत में थे। आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें, श्रीलंका। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट के कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूहों के लोग हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंघलियों का है, जिसकी आबादी कुल संख्या की 74% है, 74%। फिर तमिलों का नंबर आता है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या में 18% है, 18% तमिलों में भी 2 समूह हैं। श्रीलंकाई मूल के तमिल 13% है और हिंदुस्तानी तमिल जो औपनिवेशिक शासन काल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद है। अधिकतर सिंघली भाषी लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है, 7%, और वे सिंघली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। अब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता था। बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे। इससे उनके बीच की लड़ाई और बढ़ जाती। संभव था इससे देश बढ़ जाता और ब्रुसेल्स एवं दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते। श्रीलंका में सिंघली आबादी का बहुमत और ज्यादा था,
और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। आइए अब यह देखें कि असल में दोनों देशों में क्या क्या हुआ। फिर आपका आता है मेजॉरिटीरिज्म इन श्रीलंका। मेजॉरिटीरिज्म इन श्रीलंका, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंघली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंघली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंघली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंघलियों को प्राथमिकता देने की नीति थी, नीति भी चली। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंघलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील हैं। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही हैं। नौकरियों और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंघली समुदायों के संबंध बिगड़ते चले गए। बुक में श्रीलंका का मानचित्र बना हुआ है, उसमें देखेंगे दिखाया गया है कोलंबो, जाफना, बट्टिकालोआ, ऐसे कई से स्थानों को दिखाया गया है। आप लोग इसको पढ़ेंगे, बुक इंग्लिश में बुक जितना पढ़ेंगे अधिक उतना यदि समझ में आएगा। ये बहुसंख्यकवाद क्या है? यह मानता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। इसी को बहुसंख्यक बताया गया है। आप लोग आगे बुक में पढ़ेंगे श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने क्षेत्रीय स्वायत्तता समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया, लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्तता की उनकी मांगों को लगातार नकारा गया। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। यह टकराव युद्ध में परिणत हुआ। परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे जा चुके हैं। अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए हैं। इससे भी कई गुना ज्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई। आपने पढ़ा है
10वीं की कक्षा के अर्थशास्त्र की पाठ्यपुस्तक के पहले अध्याय में कि हमारे क्षेत्र के देशों में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है, पर वहाँ के गृहयुद्ध से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियां पैदा हुई हैं। 2009 में इस गृहयुद्ध का अंत हुआ और फिर बाद में दोनों समुदाय के लोग मिलजुल कर रहने लगे। भैया और बहनों, आप लोग इस बुक को बार बार पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर को समझेंगे, जो हम भेजेंगे उसको लिखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।